ओके, तो हमने वेलोसिटीज के रिलेशन के फॉर्मूले डिराइव करे थे, ऑब्जेक्ट एंड इमेज के वेलोसिटीज के रिलेशन इन केस ऑफ लेंथ। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चंस वगैरह देखते हैं। तो पहले कुछ सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं हम। एक लेंथ है, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, इसके सामने ऑब्जेक्ट रखा है 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंथ। Object is moving parallel to principal axis with a speed of 1 centimeter per second. Find speed of image. Find speed of image. In fact, सारे ही क्वेश्चन में स्पीड ऑफ इमेज ही निकालनी है आपको। स्पीड ऑफ इमेज टाइम के साथ भी देख सकते हो आंसर, वेलोसिटी भी बता सकते हो। चलो, पहला क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन, कॉन्केव लेंस दे दी मैंने आपकी बात दूसरे क्वेश्चन में। फोकल लेंथ का मैग्नीट्यूड 20 सेंटीमीटर दे देता हूँ। और यहाँ पर ऑब्जेक्ट की दो वेलोसिटी बता सकते हैं। वन इधर, चलो इधर दे देते 2 और इधर दे देते 1 और कहाँ रख देते इसे 20 सेंटीमीटर पे ही रख देते हैं। ठीक है, इस केस में स्पीड ऑफ इमेज बतानी है, वही लिखा हुआ है कॉमन, स्पीड ऑफ इमेज हर क्वेश्चन में बतानी है। करो पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन 3, length is moving, object is at rest, distance is 15 and the focal length of lens is 10। फिर से वो बतानी है स्पीड ऑफ इमेज, क्वेश्चन नंबर 3 में। नंबर 4, फोर सेंटीमीटर की हाइट पे ऑब्जेक्ट है, मूविंग विद स्पीड 1 and 1, वही 15 सेंटीमीटर पे रखा है, तो लेंस की फोकल लेंथ फिर से वही 10 सेंटीमीटर है। चलो, 4 क्वेश्चन है आपके सामने, चारों में आपको इमेज की स्पीड, इमेज की वेलोसिटी जो भी बता सको बताओ। ठीक है, करिए ट्राई। चलो, काफी बच्चों के आंसर आ रहे हैं मेरे पास। यस, वेरी गुड। कुछ बच्चों के मैक्सिमम के सही है, एक आध का गलत भी दिख रहा है मुझे। फर्स्ट क्वेश्चन में स्पीड ऑफ इमेज पूछा था, तो पहला वाला क्वेश्चन तो बता देता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट की स्पीड दी 1, ऑब्जेक्ट रखा 15, फोकल लेंथ 10, इमेज की डिस्टेंस यहाँ पे 30 आ जाएगी, आप निकाल के देखना 30 आ जाएगी। और एक काम ये भी कर सकते हो कि v बाई यू को इन टर्म्स ऑफ यू ही याद कर लो, v बाई यू को u के टर्म्स में याद कर लो, आ जाता है f अपॉन एफ प्लस यू। आप करके देखना, f अपॉन एफ प्लस यू जैसा कुछ बन जाता है ना, वो आप करके देखना कि क्या आता है। तो आप वैसे भी कर सकते हो। तो v इसमें 30 आने वाला है, इसका मतलब v बाई यू यहाँ पे -2 आएगा, तो उसका स्क्वायर इनटू ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज आने वाली है 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो फर्स्ट का आंसर आने वाला है 4। चलो, फर्स्ट का आंसर तो मैंने भी बता दिया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ करो। करिए, अब सेकंड, थर्ड, फोर्थ सब करिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 2। हाँ बोलो, कोई डाउट? ओके, कोई डाउट नहीं। ऑब्जेक्ट की दो वेलोसिटी दी है, 1 सेंटीमीटर पर सेकंड अपवर्ड एंड 1 सेंटीमीटर पर सेकंड इन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। फोकल लेंथ 20, ऑब्जेक्ट भी 20 पे रखा है, तो इसमें तो v बाई यू आपको रट ही जाना चाहिए। f की डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रख दो तो f बाई 2 पे इमेज बनती है, 10 सेंटीमीटर पे इमेज आएगी इसमें, यहाँ पे है ना। तो v बाई यू 1/2 होने वाला है, तो 2 होने की वजह से 1/2 का स्क्वायर 1/4 मल्टीप्लाई होने से जो इमेज की पैरेलल वेलोसिटी बनने वाली है, वेलोसिटी ऑफ इमेज जो पैरेलल आने वाली है, 1/4 इंटू 2 करेंगे तो 1/2 हो जाएगी, और परपेंडिकुलर वाली जो हो जाएगी वो हाफ टाइम हो जाएगी। तो हाफ एंड हाफ का रिजल्टेंट
√2 into half, that is √2 into half, yes, so 1/√2 आने वाला है। नेट स्पीड ऑफ इमेज यहाँ पे पूछेंगे तो 1/√2, या आप उसको इस तरह से भी दिखा सकते हो, तो यह होना चाहिए सेकंड क्वेश्चन का आंसर। इमेज की वेलोसिटी पैरेलल इज हाफ, परपेंडिकुलर इज आल्सो हाफ। आ रहा है समझ में? यस, पुष्कर का सही था, वेरी गुड। देख लीजिए अच्छे से सेकंड क्वेश्चन, किसी को कोई भी डाउट हो तो बता दीजिए मुझे। मैंने पूछ रहा है नीचे क्यों, सो अच्छा नीचे नहीं आएगा इसमें, गलती मेरी, सॉरी, अपवर्ड ही आएगी इसमें, नीचे नहीं अपवर्ड ही दिखाना चाहिए मुझे, यस अपवर्ड ही दिखाना चाहिए मुझे, हाँ है ना, क्योंकि इस केस में इरेक्ट इमेज बनती है ना, तो इरेक्ट इमेज होती है तो ऑब्जेक्ट ऊपर तो इमेज भी ऊपर, तो ऊपर की तरफ मूवमेंट होगा, बिल्कुल सही है, इट वाज माय मिस्टेक। चलो अर्णव, किस पार्ट का आंसर है ये क्वेश्चन, कौन से का आंसर दे रहे हो ये भी लिखा करो साथ में। तो 2 क्वेश्चन हो गए हमारे, इन दोनों में कुछ भी डाउट हो तो पूछ सकते हो। अर्णव गलत है, मेरे पास एक डाउट आ रहा है, वी पैरेलल कैसे आया, तो वी पैरेलल मतलब कि ये हाफ कैसे आया, तो v निकालो यहाँ पे, पहले तो इमेज की डिस्टेंस निकालो, u -20, तो v -10 आएगा इसके अंदर, v बाई यू जो हो जाएगा माइनस हाफ, हाफ हो जाएगा मैग्नीट्यूड में, तो हाफ का जो स्क्वायर है इट विल बी 1/4, 1/4 इंटू ऑब्जेक्ट की पैरेलल वेलोसिटी 2 दी है, तो 1/4 इंटू 2 करोगे तो ये हाफ आने वाला है, इमेज की पैरेलल वेलोसिटी हाफ आने वाली है, ठीक है क्रिश। फिर फर्स्ट वाला क्वेश्चन बस डाटा रख सॉल्व करना है भाई, 15 पे ऑब्जेक्ट है तो v आ जाएगा 30 है ना, तो v बाई यू -2 होने वाला है, तो ये फॉर्मूला लगा दो बस, v बाई यू 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 टाइम ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इक्वल टू इमेज की वेलोसिटी आएगी फर्स्ट वाले क्वेश्चन में। अर्णव गलत है, भक्ति गलत है, हसनैन गलत है शायद, चेक कर लो अच्छे से। चलो थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते है ना, काफी बच्चों के आंसर आ रहे हैं, अब मैं करता हूँ थर्ड, है ना, शांति शांति, बहुत सारे आंसर आ रहे हैं, अब इतने सारों को एक साथ तो देख नहीं पाऊंगा, चलो मैं सॉल्व करता हूँ थर्ड, आप चेक करिएगा फिर आपका सही है कि गलत है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, नाउ लेंस इज मूविंग विथ स्पीड 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, लेंस इज मूविंग, सो विथ रिस्पेक्ट टू लेंस देखना पड़ेगा, लेंस के रिलेटिव देखो कि ऑब्जेक्ट तो रेस्ट को रेस्ट पे दिखाया था, तो ऑब्जेक्ट मूव करते दिखेगा, विथ रिस्पेक्ट टू लेंस देखेंगे तो आपको लगेगा कि लेंस तो रेस्ट पर है पर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, अच्छा बैकवर्ड जाते दिखेगा, वो ऑब्जेक्ट की स्पीड लेंस की उल्टी हो जाएगी, तो -1 या 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड इन बैकवर्ड दिखा देना ऑब्जेक्ट की। और फिर डाटा देखो यार, लेंस की फोकल लेंथ 10, ऑब्जेक्ट 15 पे, ये फोकल लेंथ 10 और ऑब्जेक्ट 15 पे, तो इमेज आने वाली 30 पे है ना, तो v बाई यू इसमें 2 ही आएगा, तो इमेज की वेलोसिटी फिर से 4 आ जाएगी, जो फर्स्ट क्वेश्चन था बिल्कुल वैसे ही डाटा है, तो इमेज की स्पीड 4 आ जाएगी, बट दिस इज विथ रिस्पेक्ट टू लेंस, विद रिस्पेक्ट टू लेंस इमेज की स्पीड 4 है बैकवर्ड, और लेंस की खुद की फॉरवर्ड 1 थी, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कन्वर्ट करो, है ना, तो यहां पर जो इमेज आएगी लेंस के रिस्पेक्ट में 4 इधर, लेंस की खुद की 1 इधर, ऐड करेंगे इनको तो 3 आ जाएगी, और डायरेक्शन इसकी लाइट के इंसिडेंट लाइट के अपोजिट होने वाली है, इंसिडेंट लाइट के अपोजिट होने वाली है, तो आप उसको चाहो तो माइनस में लिख सकते हो, तो ये आ गया इमेज की वेलोसिटी का आंसर 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ लेंस, ये आएगा आंसर। मैक्सिमम बच्चों ने मुझे 5 आंसर दिया था, उन सबका गलत है, नहीं 5 कैसे होगा, वाई इट शुड बी 5, गुड, जितने बिल्कुल सही, गुड, वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू लेंस में लेंस की ऐड करोगे
और ऐड करने जाओगे तो डायरेक्शन अलग होने की वजह से सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो इसलिए -3 आंसर होगा। ठीक है, चलो क्लियर हो रहा है ये क्वेश्चन अच्छे से? ओके वेरी गुड। अब इसे हटा देता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा अपने पास, वो करिए 4th नंबर, ये हटा रहा हूं क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन करो इधर से, बाकी फॉर्मुलेस भी हटा देता हूं मैं। करिए 4th नंबर क्वेश्चन। इसका आंसर क्या आएगा? 4th क्वेश्चन, दो वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की, निकालिए इमेज की क्या आएगी। तो काफी बच्चों के आंसर आ रहे हैं मेरे पास। दोनों कंपोनेंट बता दो आप इसके अंदर, ज्यादा सही रहेगा। सॉल्व करते हैं। 4 हाइट दी है आपको, देखो ऑब्जेक्ट की 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर, उसकी दो वेलोसिटी दी है। फोकल लेंथ 10, u15, माइनस में u15 होगा तो v आने वाला +30। फॉर्मूले लगा देते हैं। पैरेलल वेलोसिटी जो आएगी, इमेज की वेलोसिटी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो होगी, ऑप्टिकल एक्सिस के पैरेलल जो होगी, वो तो 4 ही होने वाली है ना, क्योंकि ये तो कई बार करा हुआ है अपन ने, तो ये तो 4 आने वाली है। ठीक है, अब रही बात परपेंडिकुलर वाली की, तो वो बड़ा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, बिकॉज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कुछ है यहाँ पे, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज नॉन जीरो। तो बड़ा फॉर्मूला था ना, वो लगाना पड़ेगा। क्या होता था बड़ा फॉर्मूला? वेलोसिटी ऑफ इमेज परपेंडिकुलर वाली वो थी v बाई यू। v आने वाला है यहाँ पे +30, u है -15, v बाई यू टाइम्स वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट की खुद की ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी परपेंडिकुलर वाली, तो वो +1 है, ऊपर की तरफ प्लस ले लेंगे, बीच में आता था प्लस साइन। फिर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज 4 सेंटीमीटर अपॉन यू का स्क्वायर, यू इज -15, उसका स्क्वायर इंटू यू को छोड़ा, v का डिफरेंशिएशन वेलोसिटी ऑफ इमेज आ जाएगी +4, माइनस यू, v को छोड़ा और u का डिफरेंशिएशन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट आ जाएगी +1। तो वो बड़ा सा फॉर्मूला जो था उसके अंदर मैंने सब डाटा रखा है। ठीक है, क्या फॉर्मूला था वो हमारे पास? v बाई यू इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन यू स्क्वायर, u को छोड़ा v का डिफरेंशिएशन, माइनस v को छोड़ा u का डिफरेंशिएशन। v का डिफरेंशिएशन विल बी वेलोसिटी ऑफ इमेज पैरेलल, और u का डिफरेंशिएशन विल बी वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट पैरेलल। तो सब डाटा रखा है मैंने बस। अब इसे सॉल्व कर देते हैं। हाँ, इसमें साइन का जरूर ध्यान रखना, मैंने हर चीज को देखो विद साइन लिखा है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऊपर है तो प्लस लिखा है, u नेगेटिव v पॉजिटिव, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो इधर है उसे प्लस लिखा, इमेज की वेलोसिटी इधर है प्लस लिखा, तो विद साइन हर चीज पुट करिए। अब इसको सही से सॉल्व कर दो बस। तो 30 बाय -15 विल बी -2 इंटू 1 विल बी -2 प्लस 4 बाय -15, -15 का स्क्वायर विल बी 15 इंटू 15,
और अंदर देखो यहाँ भी 15, यहाँ भी 15 कॉमन ले लो, तो एक 15 तो कैंसिल हो गया, ठीक है। अंदर ये 15 बाहर चला गया, यहाँ का माइनस और वो 4 -4 हो जाएगा, ये माइनस लगा हुआ है, 30 में से 15 बाहर गया, तो यहाँ 2 × 1 विल बी 2, -4 -2 विल बी -6, सो अभी तो ऐसे रहने देते हैं, -2 × 4 × -6 अपॉन 15, 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड कर देते हैं, 3 5 × 15, 3 2 × 6, ठीक है। माइनस साइन यहाँ लेके आ जाएंगे, 4 2 × 8/5, तो यार -2 -8/5, एलसीएम ले लो, -10 -8 -18/5, माइनस साइन का मतलब नीचे की तरफ, तो इमेज इज हैविंग अ डाउनवर्ड वेलोसिटी ऑफ 18/5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। दिस शुड बी द आंसर, ये आना चाहिए आंसर। देखो मैंने कैसे करा है, कहीं कुछ गलती लग रही हो, कुछ समझ नहीं आ रहा हो तो बताओ मुझको, कोई डाउट हो तो बताओ, देख लो अच्छे से, कोई भी अगर डाउट हो तो बताइए। क्लियर एवरीथिंग? चलो, तो हम की साइन की गलती हो गई, मोर विजिबल लॉस बिकॉज ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन, ठीक है ना। फॉर्मूले में डाटा डाला है, अब नहीं दिख रहा तो डाटा पुट आप खुद कर लेना, ये देखो ये रहा, ठीक है, दिख रहा है ना। जस्ट डाटा पुट करा मैंने फॉर्मूले में, अब जरूरी थोड़ी मेरा लिखा हुआ ही देखना है, खुद करो, हटा रहा हूं मैं, खुद करो, हर चीज टीचर के भरोसे नहीं रहना चाहिए, फॉर्मूले में डाटा रखना है, खुद करो, कैलकुलेशन करना है, खुद करो, आंसर जो आ रहा है वो बता दिया मैंने आपको, ठीक। कॉपी भी देखा मैंने, बच्चों को एक एक चीज बैठ के कॉपी करते हैं, अरे कैलकुलेशन तो करना है, खुद कर लेना कैलकुलेशन, बस आंसर लिख लो अपने पास, ठीक है। चलो, क्लियर कैसे करा था, समझ में आया? अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर इसकी, कोई भी दिक्कत है इसमें तो बता दीजिए मुझे, कुछ भी अगर समझ नहीं आया हो तो बता दीजिए। ध्यान दिया था मैंने, हर चीज विद साइन लिखी थी, साइन कन्वेंशन का बहुत इंपॉर्टेंस था, अगर वो गलत करोगे तो पूरा मिस्टेक हो जाता है, आंसर गलत आएगा। यस, चलो, फिर सब बच्चे बोल रहे हैं वेरी गुड। अब हसनैन बोल रहा है सर यहाँ tan थीटा से कुछ कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं हसनैन, बट आई विल सजेस्ट यू कि बेसिक से जाओ, मतलब उसमें बहुत सारी चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तो इसलिए बेसिक से जाओ, ज्यादा बेटर है, ठीक है। एंड एक मेरे पास रिकॉर्डिंग के बारे में क्वेश्चन आया है, रिकॉर्डिंग मिलेगी क्या? सो सभी स्टूडेंट्स को क्लास में प्रेजेंट होना चाहिए, रिकॉर्डिंग के भरोसे नहीं रहना चाहिए, है ना। तो मेरा सजेशन तो सबको यही है, फिर भी आपको रिकॉर्डिंग में भेज दूंगा, बट डोंट डिपेंड ऑन मी फॉर रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग जब कभी मेरे को टाइम मिलेगा, जब मुझे लगेगा कि अब भेज देना चाहिए तो भेजूंगा, ठीक है। इसलिए बस क्लास अटेंड करना आपके लिए इंपॉर्टेंट होना चाहिए, कोई भी बच्चा क्लास मिस नहीं करना चाहिए, ठीक। चलो, सर पूछ रहा हॉरिजॉन्टल में 4 कैसे आया, हॉरिजॉन्टल का 4 कैसे आया? तो ये 1 जो था इसकी वजह से 4 आ जाएगा हॉरिजॉन्टल में, कैसे? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का रिलेशन जो होता है वो यूज कर ला, वो यूज कर लिया हमने, v/u का होल स्क्वायर इंटू ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, v आने वाला है 30, तो v/u आएगा 2, मैग्नीट्यूड में 2 इंटू ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 1, तो उससे 4 आ जाएगा वो, ठीक है। चलो, क्लियर? v/u का होल स्क्वायर, चलो। और तो हम कुछ पूछ रहा है tan थीटा की रिकॉर्डिंग, नहीं रिकॉर्डिंग तो देख लेंगे, कभी कभी क्लास में तो ऐसे देख लेंगे, tan थीटा वाली कोई मेथड इसकी नहीं है, वो कुछ और जगह की थी, इसकी कोई tan थीटा की कोई मेथड नहीं है। चलो, एक क्वेश्चन अब मेरे दिमाग में और आ रहा है, करिए ट्राई, अगला क्वेश्चन में दे रहा हूँ, देखिए आपको, लेंथ, फोकल लेंथ वही 10 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट वही 15 पे रखा हुआ है, object was having a speed of 1 centimeter per second and an acceleration of 1 centimeter per second square. Find acceleration of image. Find acceleration of image.
करिए, इमेज का एक्सेलरेशन फाइंड करिए, समझिए क्वेश्चन को और करिए जल्दी से। ऑब्जेक्ट इज मूविंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड इट आल्सो हैज सम एक्सेलरेशन, और मैंने आपसे इमेज का एक्सेलरेशन पूछा है, बताइए। सुनना, इतनी जल्दी आंसर नहीं आएगा, गलत है। सबकी मोस्ट प्रॉब्ली दिस इज रॉन्ग हो। देवेश, एग्जाम में किससे पूछोगे? एग्जाम में कोई क्वेश्चन नया आएगा तो किससे पूछोगे, है ना? मुझसे क्यों पूछ रहे हो? दिमाग में जैसा समझ में आए वैसे करो। सुनना शायद गलत है आपका। सॉल्व करते हैं अपन, ध्यान दीजिएगा। वेलोसिटी का रिलेशन, वेलोसिटी ऑफ इमेज पैरेलल, अभी पैरेलल वेरेलल है वो तो आप जानते ही हो, सिर्फ इमेज की लिख देता हूं मैं, v बाई यू इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट आती थी। अब एक्सेलरेशन के लिए वेलोसिटी को डिफरेंशिएट ही तो कर लेना है, तो एक्सेलरेशन ऑफ इमेज होगा इसका डिफरेंशिएशन। अब रिमेंबर दैट यहाँ पे u और v भी चेंज हो रहा है, बिकॉज ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी भी है, तो u और v भी चेंज हो रहा है, तो दीज आर नॉट कांस्टेंट। तो चलो u और v को छोड़ा, vo का डिफरेंशिएशन विल बी एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, फिर vo को छोड़ा और v बाई u का डिफरेंशिएशन। अच्छा, ये स्क्वायर होता था तो स्क्वायर भी लगाना पड़ेगा। अब v स्क्वायर बाई यू स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? u स्क्वायर का नीचे होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर डिनोमिनेटर को छोड़ा, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, माइनस न्यूमरेटर को छोड़ा, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन। क्या ये समझ में आ रहा है कि मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे? डिफरेंशिएशन कैसे कर रहे हैं? मेरे पास v u दोनों ही वेरिएबल है, ऑब्जेक्ट जब मूव करता है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल तो u बदलेगा, इससे v भी चेंज होगा, v और u दोनों वेरिएबल है, तो v और u भी वेरिएबल है। तो मेरे पास मैंने प्रोडक्ट रूल लगाया, पहले तो v और u का होल स्क्वायर को छोड़ा, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट का डिफरेंशिएशन एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट को छोड़ा, फिर v स्क्वायर बाई यू स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्वोशिएंट रूल से करा। तो क्वोशिएंट रूल में डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर को छोड़ा न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, माइनस न्यूमरेटर को छोड़ा डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन। ठीक है, चलो। हसनैन बोल रहा है यू और v इंस्टेंट पे कहाँ चेंज हो रहा है? अरे भैया, ये वेलोसिटी का मतलब क्या है? वेलोसिटी का मतलब क्या है? वेलोसिटी गिवन है ऑब्जेक्ट की, इसका मतलब उसका u चेंज हो रहा है, और u चेंज होगा तो v भी चेंज होगा। अगर ये वेलोसिटी नहीं दी होती देन यू वर राइट, बट यहाँ वेलोसिटी दी है इसलिए आप गलत हो। हसनैन, समझ में आया? यस, ओके। अब क्या करना है? बस डाटा सब्स्टिट्यूट करना है ना? एवरीथिंग गिवन इन क्वेश्चन इज इन सेंटीमीटर, आइदर इन सेंटीमीटर और सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो सबका यूनिट एक जैसा है, तो मैं बस स्ट्रेट अवे डाटा रख सकता हूँ। अगर यूनिट गड़बड़ हो, यूनिट में चेंज होता तो फिर उसका भी ध्यान रखना पड़ता। v बाई यू 15 की इमेज जो बनती है वो बनती +30 पे,
तो v by u आने वाला है -2 उसका स्क्वायर इंटू एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज गिवन इज 1, इट इज अलोंग द लाइट तो +1 डाल दिया, vo मतलब वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज गिवन इज 1, नीचे फिर डिनोमिनेटर का स्क्वायर -15 की पावर 4 आ जाएगी, उसका स्क्वायर है तो u स्क्वायर का स्क्वायर, फिर u स्क्वायर मतलब -15 का स्क्वायर इंटू 2 इंटू v आने वाला है +30, dv बाई dt मतलब इमेज की वेलोसिटी पैरेलल वाली वो 4 आएगी, माइनस v का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर 2u, u इज -15 तो -30 हो जाएगा ये, इंटू du बाई dt मतलब वेलोसिटी ऑब्जेक्ट विच इज 1। तो ये मैंने डाटा सब्स्टिट्यूट करा बस, अब इसे कैलकुलेशंस कर लो, ये होने वाला है 4 प्लस 15 की पावर 4 है यहाँ, और ये 15 का स्क्वायर और यहाँ एक 15 भी है, यहाँ पर भी 15 का स्क्वायर और यहाँ भी एक 15 है, तो 15 का क्यूब ऊपर से नीचे निकल के कैंसिल आउट कर देना, ये 1 को 1 रख सकते हैं, 15 का क्यूब ऊपर से आगे कट पिट गया, नीचे 15 बचेगा ओनली 1, माइनस की पावर 4 प्लस हो जाएगा वो, माइनस का स्क्वायर +1 हो गया, 30 में से एक 15 गया है और 2 बचा, 2 2 जा 4 और ये 4 60, पहला टर्म आया 60, सेकेंड टर्म यहाँ 15 जा चुका है तो 2 बचा, या 15 जा चुका तो 2 बचा, या माइनस मल्टीप्लाई कर लो, बीच में हो जाएगा प्लस, यहाँ 2 की पावर 3 मतलब 8, सेकेंड टर्म आ रहा है 8, तो दिस इज 8 + 16 मतलब 24/15, तो 4 + 24/15 एलसीएम ले लो, 60 + 4 that is 84/15 सेंटीमीटर पर सेकेंड, दिस शुड बी द आंसर, 84/15, 3 से डिवाइड हो पा रहा हो तो कर देना, है ना, हो रहा है क्या, हाँ ये तो कोई डिवाइड हो जाएगा यार, ये तो 3 से, तो ये हो जाएगा 8, ये 5, ये हो गया 4 प्लस, तो 28/5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये आ गया आंसर 28/5, क्लियर, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर में होगा, एक्सेलरेशन है तो समझो सभी बच्चे, आंसर क्या आ रहा है बताओ, समझ में आ रहा है ये? हेलो सर। हाँ सर एक डाउट है बोलिए। सर, जैसे मैंने किया कि मैंने जो ऑब्जेक्ट है वो 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है, तो मैंने हाँ उसे 2 सेंटीमीटर आगे 3 सेंटीमीटर आगे चला के 12 तक लेकर गया, उधर उसकी फाइनल वेलोसिटी निकाल ली। तो ये आप एवरेज कर रहे हो ना, ऑब्जेक्ट को टाइम लगेगा ना वहां तक जाने में, आपने एक बड़ा टाइम इंटरवल ले लिया, सो यू आर डूइंग एवरेज, आप एवरेज एक्सेलरेशन निकाल रहे हो फिर। यस सर, ऐसे करके एक आया था आंसर मेरे पास। वो तो गलत हो गया ना, एवरेज है, क्योंकि मैंने तो इंस्टेंटेनियस पूछा है, जब मैंने पूछा है सिर्फ एक्सेलरेशन, इसका मतलब इंस्टेंटेनियस ही होता है, जब तक एवरेज शब्द ना लगाए अपन साथ में आगे, तो एवरेज नहीं, अपन इंस्टेंटेनियस की ही बात कर रहे हैं, क्लियर? यस सर। फिर चिन्मय का एक डाउट आ रहा है कि एक्सेलरेशन इज वेरिएबल, दैट्स व्हाई वी कैन नॉट डू दैट। यस, एक्सेलरेशन इज वेरिएबल इन लेंथ ऑन एवरी पॉइंट, माइट बी करेक्ट, एक्सेलरेशन हर जगह वेरिएबल होता है, हो सकता है हो, यहाँ पे देखो इसमें काफी वी और यू के रेट ऑफ चेंज पे भी डिपेंडेंसी है, तो ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या थी उस पर भी डिपेंडेंसी काफी कुछ, तो एग्जैक्ट कुछ नहीं कह सकते अपन, ठीक है। चलो तो अपन ने कुछ क्वेश्चन समझा एक्सेलरेशन से रिलेटेड, आई होप कि आप थोड़ा सा समझ में आया होगा कि कैसे हैंडल करना चाहिए ऐसे क्वेश्चन को, है ना। साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना चाहिए, देखो मैंने एक एक चीज को भी साइन रखा है, इफ यू ऑब्जर्व मैंने सब कुछ साइन के साथ रखा है, तो साइन कन्वेंशन की बहुत मिस्टेक होती है, तो उसका प्लीज ध्यान रखिएगा। ओके, वेलोसिटी के क्वेश्चन करें हमने, आगे बढ़ते हैं। और स्पेसिफिकली लेंसेज के लिए एक मेथड होती है डिस्प्लेसमेंट मेथड, जिससे हम कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ निकाल लेते हैं, उस पर काफी क्वेश्चन आते हैं डिस्प्लेसमेंट मेथड, तो वो समझते हैं अपन। तो नेक्स्ट लिख सकते हो आप डिस्प्लेसमेंट मेथड, डिस्प्लेसमेंट मेथड, डिस्प्लेसमेंट मेथड, ठीक है, लिखिए। इट इज यूज्ड, लिखो आप, इट इज यूज्ड टू मेजर, इट इज यूज्ड टू मेजर
focal length of convex lens. It is used to measure focal length of convex lens. It is used to measure focal length of convex lens. डिस्प्लेसमेंट मेथड को हम यूज करते हैं कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ निकालने के लिए। अब क्या मेथड होती है, कैसे वर्किंग होती है, समझते हैं अपन, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले इस मेथड में हम एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। अगर एक्सपेरिमेंट लेबोरेटरी में करते हैं तो वहां पर हमारे पास है ना पेन जैसे मेटल की पिन्स होती है, उन्हें ले लिया जाता है। तो मेटल की कोई पिन ले ली जिसे अपन ऑब्जेक्ट पिन बोलते हैं। तो देयर इज सम ऑब्जेक्ट पिन। ऑब्जेक्ट पिन एक निडल जैसी दिखेगी, है ना, वो ले लेते हैं अपन। उसके सामने लेंस को रखा जाता है और इस तरह से लेंस को रखते हैं कि उधर से देखने पे, दूसरी तरफ से देखने पे इस ऑब्जेक्ट की एक है ना हमें इन्वर्टेड इमेज दिखने लगे। इन्वर्टेड इमेज मतलब कि रियल इमेज दिखने लगे, है ना। तो रियल इमेज बनवा लेते हैं इसकी। अब रियल इमेज जहां भी हो उसे स्क्रीन पे ऑब्टेन कर लेते हैं। तो बेसिकली एक स्क्रीन भी रख देते हैं यहाँ पर, और स्क्रीन पे इमेज आ जाए ऐसा स्क्रीन को एडजस्ट कर लेते हैं। तो क्या हुआ है, अभी तक एक ऑब्जेक्ट रखा है, जिस लेंस की फोकल लेंथ निकालनी है वो लेंस ली है अपन ने, और एक स्क्रीन रखी है। तीन चीजें हैं हमारे पास अभी, एक ऑब्जेक्ट, लेंस एंड स्क्रीन। ऑब्जेक्ट की इमेज स्क्रीन पर एडजस्ट कर लेते हैं अपन, स्क्रीन को मूव करते हैं ताकि स्क्रीन पर ऑब्जेक्ट की इमेज आ जाए। यहाँ तक ये चीज समझ में आई। स्क्रीन को एडजस्ट करते हैं जिससे ऑब्जेक्ट की इमेज स्क्रीन पे आ रही है। वेरी गुड, है ना। चलो वेरी गुड। अब ऑब्जेक्ट और स्क्रीन की जो बीच की डिस्टेंस है ना, लेट्स से दैट इज डी, उसे फिक्स कर दिया। इसे फिक्स कर दिया, किसको, डी को। ये डी को फिक्स कर दिया, स्क्रीन को फिक्स कर दिया उसकी पोजीशन पे, ऑब्जेक्ट को उसकी पोजीशन पे फिक्स कर दिया। तो दोनों फिक्स हो गए, है ना। लेंस ऐसी रखी हुई थी कि स्क्रीन पर इमेज बन रही थी, तो मैं वो स्क्रीन पे इमेज भी दिखा देता हूं। यहाँ पे स्क्रीन पे इमेज भी दिखा देते हैं। सपोज इन्वर्टेड और छोटी इमेज बन रही, रियल है तो इन्वर्टेड बनेगी, और हो सकता है कि ऑब्जेक्ट ज्यादा पास में, लेंस से इमेज थोड़ी दूर है तो इमेज छोटी बन रही है। तो ये इमेज दिखा दी, इमेज इज ऑन स्क्रीन। तो पहले ऐसा करा अपन ने, वो डी को फिक्स कर दिया। अब क्या करा मैंने, लेंस को शिफ्ट करा, लेंस को यहां से मूव करवाया, और लेंस की एक पोजीशन और ढूंढने की कोशिश करी जिससे वापस से स्क्रीन पे इमेज आ जाए। लेंस को इतना शिफ्ट करा, मान लीजिए एस डिस्टेंस से शिफ्ट करा था, इतना शिफ्ट करा कि वापस स्क्रीन पे इमेज आ जाए। अब की बार स्क्रीन पे बड़ी इमेज आती है, अब की बार ऑब्जेक्ट से बड़ी इमेज आती है, तो इमेज सेकंड बन गई। पहली इमेज थी I1 HI1 और दूसरी इमेज हो गई HI2। दोनों बार लेंस से ऑब्जेक्ट की इमेज स्क्रीन पे आ जाए, ऐसा अपन ने एडजस्ट करा लेंस को। There are not two position of lens. These are not two lenses. These are two positions of lens. ये क्या है, two positions of lens. Two positions of lens, जिससे ऑब्जेक्ट की इमेज स्क्रीन पे बन रही है। सर क्या रहे, समझ में आ रहा है? वेरी गुड। चलो अब अगर हमें शिफ्ट पता चल जाए और डी पता चल जाए, ये शिफ्ट और डी पता हो तो हम लेंस की फोकल लेंथ निकाल सकते हैं। कैसे, समझते। मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट से लेंस की डिस्टेंस x थी, ऑब्जेक्ट से लेंस की डिस्टेंस x थी, तो ये बची हुई डिस्टेंस लेंस से इमेज की डिस्टेंस d माइनस एक्स हो जाएगी। बची हुई डिस्टेंस d माइनस एक्स हो जाएगी, है ना। बची हुई डिस्टेंस d माइनस एक्स हो जाएगी। सस्पेन बोल रहा है पहली वाली इमेज बड़ी होना चाहिए। हाँ ठीक है, पहली वाली इमेज हो सकता है बड़ी हो, इमेज डिस्टेंस ज्यादा थी तो, और दूसरी वाली छोटी हो सकती है। ठीक है, सही बात है हसनैन, मेरी मिस्टेक थी। यस, चलो मतलब एक इमेज बड़ी एक छोटी ऐसा कुछ है। ठीक है, चलो अब ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस x, इमेज की डिस्टेंस d माइनस एक्स। तो जरा अपन लेंस फॉर्मूला लगा लेते हैं, बाय लेंस फॉर्मूला, है ना। क्या लिखेंगे, 1/f, f लेंस की फोकल लेंथ मान लेता हूं मैं, इज इक्वल टू 1/v, v आ रहा है d माइनस एक्स, साइन के साथ उसे पॉजिटिव रखेंगे, 1/u, u को साइन के साथ माइनस में लिखेंगे। ये इक्वेशन आनी चाहिए। इसको थोड़ा सा अरेंज करो, सो 1/f इज इक्वल टू, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, नीचे आ जाएगा dx माइनस एक्स स्क्वायर, ऊपर x प्लस d माइनस एक्स, तो ऊपर आ रहा है ओनली d अपॉन dx माइनस एक्स स्क्वायर। ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम,
तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी dx माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एफ डी, और इन दोनों को मैं एलएचएस लेके चले गया, आरएचएस लेके चले गया, तो एक्स स्क्वायर माइनस डी एक्स प्लस डी एफ इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बन रही है हमारे पास। देखो हमने क्या करा है, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ एक्स। This is a quadratic equation in terms of x. There will be two roots. There will be two roots and two position of length. Quadratic equation के दो रूट हो सकते हैं, इसलिए लेंथ की दो पोजीशन है। There are two positions of length, two values of x for which this system is possible. कि ऑब्जेक्ट की स्क्रीन पे इमेज बन जाए, ऐसा होने के लिए दो वैल्यू आ सकती है। अच्छा, पहली चीज तो x रियल आए, इसकी कंडीशन क्या होगी? पहली चीज तो x रियल आए, इसकी कंडीशन क्या होगी? रूट रियल आए, इसकी कंडीशन क्या होगी बताओ? फॉर रियल एक्स क्या लिखना चाहिए मुझे? फॉर रियल एक्स क्या लिखना चाहिए मुझे? डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करो। यस, तो सॉल्व करके क्या आएगा देखो, बताओ। अर्नव ने बता दिया, वेरी गुड अर्नव। सॉल्व करके देखो क्या आएगा। डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करो तो क्या बन रहा है? वेरी गुड हसनैन। पर थोड़ा सा उसको सॉल्व कर दो और आगे रचित, और थोड़ा सा सॉल्व कर दो आगे उसे। प्रीति बिल्कुल सही, वेरी गुड। चिन्मय नो, हाँ चिन्मय एक कंडीशन सही है आपकी। रचित बिल्कुल सही, जिग्नेश बिल्कुल सही, असीम बिल्कुल सही, मैक्सिमम बच्चे बिल्कुल सही मुझे जवाब दे रहे हैं। तो फॉर रियल एक्स यहाँ पे कंडीशन आ जाती है कि जो डी है यहाँ पर, ये डी जो लिखा है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 4f होना चाहिए। तो ये मेथड वर्क करे इसके लिए डी जो होना चाहिए 4f से बड़ा होना चाहिए। अब हमने तो देखो, हमने ऐसा कुछ सोचा नहीं था शुरू में 4f से बड़ा है कि नहीं है। हमने तो क्या करा था भाई, ऑब्जेक्ट रखा, उसकी इमेज जहां बन रही है वहां स्क्रीन रख ली, स्क्रीन पे इमेज को ऑब्टेन कर लिया, तो ऑटोमेटिक हो ही जाएगा ये, है ना। अब हमने तो प्रैक्टिकली देखा, तो हमारे लिए तो डी हमने एडजस्ट जो करा होगा 4f से बड़ा ही होगा, लेकिन हमें यहां से दिख रहा है कि डी ग्रेटर देन इक्वल टू 4f होना चाहिए था। मतलब डी क्या था? ऑब्जेक्ट और रियल इमेज के बीच की डिस्टेंस थी, ऑब्जेक्ट और उसकी रियल इमेज के बीच की डिस्टेंस थी। इसका मतलब समझ में आ रहा है, ऑब्जेक्ट और उसके बीच की रियल इमेज की जो बीच की डिस्टेंस है वो कम से कम क्या हो सकती है? वो कम से कम क्या हो सकती है? 4f। रियल ऑब्जेक्ट और उसकी रियल इमेज जो स्क्रीन पे बन रही है उनके बीच की डिस्टेंस मिनिमम क्या हो सकती है? 4f। ये समझ में आ रहा है हमको, है ना। तो यहां से अपन ये बोल सकते हैं, द मिनिमम डिस्टेंस विच कैन बी बिटवीन अ रियल ऑब्जेक्ट एंड रियल इमेज बाय कॉन्वेक्स लेंस इज 4f। ऑब्जेक्ट और इमेज की मिनिमम डिस्टेंस कैन बी 4f। तो वो मैं यहां लिख देता हूं, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन रियल ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज, रियल इमेज इज 4f। कोई लेंस है जिसकी फोकल लेंथ f है, वो अगर इमेज बनाएगी किसी ऑब्जेक्ट की, और मान लो वो इमेज रियल है, तो ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की जो कम से कम डिस्टेंस हो सकती है दैट इज 4f। चलो, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से अपने पास इन्फ्रेंस निकलता है। और एक चिन्मय का डाउट आ रहा है, सर ऐसा कंपलसरी है कि दो इमेज बनेगी? भाई अगर हमने एक्सपेरिमेंट सही से करा तो दो बार हमको ऐसा दिखता है, दो बार ऐसा होता है कि इमेज स्क्रीन पे बनती है अगर एक्सपेरिमेंट करो तो, बिकॉज दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, so there will be two roots। अगर d 4f से बड़ा होगा तो डेफिनेटली दो रूट आएंगे ही। तो बिल्कुल सही। अब काफी बच्चे अथर्व, जिग्नेश जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही है ना। अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रूट का सम क्या होगा? आप लोग जो बोल रहे हो उस पॉइंट पे मैं आऊंगा, पर पहले तो इसके रूट का सम क्या होगा? मान लो रूट x1 और x2 से, लेट रूट्स आर x1 एंड x2, लेट रूट्स आर x1 एंड x2, व्हाट शुड बी x1 प्लस x2? बताओ।
मेरे पास एक जवाब आ गया बिल्कुल सही, चिन्मय का, सुहानी का भी आ गया, स्पर्श का भी आ गया, असीम का भी आ गया, वेरी गुड। बाकी बच्चे, ईशान का भी आ गया। ब्रुनाल, ब्रुनाल बैठे नहीं रहना है, आपको भी देना है। रिया, जितने गलत है। श्रीवीर पटेल, ऋषि, ध्रुव, चलो काफी बच्चों के रिप्लाई आ रहे हैं मेरे पास अब, ठीक है। ऑनलाइन क्लासेस में हम देखते हैं कि कई बच्चे अच्छे से एक्टिवली रिप्लाई करते हैं, सुनते सारी चीजें समझते हैं, कई बच्चे बस बैठे रहते हैं। जो बच्चे बैठे रहते हैं ना, उनको मजा नहीं आता, कभी भी वो बोर हो जाएंगे और उनको फिजिक्स ही खराब लगने लगता है, ठीक है। तो ऑनलाइन क्लास में अगर आपको सब कुछ अच्छा करना है लाइक ऑफलाइन क्लास, तो आपको इंटरेस्ट लेना पड़ेगा, आपको अटेंड करना पड़ेगी क्लास, अटेंटिव रहना पड़ेगा, जो पूछा जाए उसका जवाब देना पड़ेगा। अगर आप बस बैठे बैठे सुनोगे ना तो कभी मजा नहीं आने वाला आपको, ठीक है। तो जो भी बच्चे जवाब नहीं देते हैं, सिर्फ बैठे हुए हैं, उनके लिए बोल रहा हूं मैं। चलो ऋषि, आपका क्या जवाब है? ऋषि, तनिषा, चलो मैक्सिमम बच्चों का रिप्लाई आ रहा है मेरे पास, ओके। तो सम ऑफ रूट इस माइनस बी बाय ए, बी क्या दिख रहा है? माइनस डी, तो माइनस बी बाय ए करेंगे तो डी आ जाएगा। सम ऑफ रूट समझ में आ गया। रूट्स का सम देखो डी है। अब ध्यान देना थोड़ा सा, बहुत इंटरेस्टिंग चीज दिखने वाली है हमको यहाँ पे, है ना, प्लीज पे अटेंशन हियर। रूट्स का सम डी है। रूट्स क्या थे? लेंथ की इस ऑब्जेक्ट से डिस्टेंस, इसको वेरिएबल लिया था, इसके दो रूट्स है, मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस। दीज आर टू पॉसिबल डिस्टेंसेस ऑफ लेंथ जिनका सम आ रहा है डी, जिनका सम आ रहा है डी। नाउ इसका और इसका सम भी तो डी था, दिस डिस्टेंस और दिस डिस्टेंस का सम भी तो डी था, है ना। और इस डिस्टेंस और इस डिस्टेंस का सम भी डी है। इसका मतलब ये हो रहा है, फर्स्ट केस में जो ऑब्जेक्ट और इमेज की डिस्टेंस है, दूसरे केस में उसका उल्टा ऑब्जेक्ट और इमेज की डिस्टेंस है। ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस आर इंटरचेंज इन द फर्स्ट एंड सेकंड केस। ऑब्जेक्ट एंड इमेज डिस्टेंस आर इंटरचेंज इन द फर्स्ट एंड सेकंड केस, है ना। इसका मतलब प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी प्ले कर रही है यहाँ पर। ऑब्जेक्ट और इमेज डिस्टेंस इंटरचेंज हो गई, मतलब ऑब्जेक्ट की इमेज जहां थी वहां ऑब्जेक्ट है और इधर इमेज आ गई, ऑब्जेक्ट एंड इमेज इंटरचेंज, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी पर से ऐसा हो रहा है। चलो अच्छा, रूट्स का प्रोडक्ट लिखना होता तो यहाँ प्रोडक्ट ऑफ रूट डी इंटू एफ आ जाता, देखो सी बाय डी इंटू एफ आ जाता। यस वेरी गुड। और कई बच्चों ने मुझे बताया कि जो रूट का डिफरेंस है वही तो शिफ्ट है। तो रूट का डिफरेंस का अगर स्क्वायर निकालता मैं, मान लो कि दूसरा वाला रूट, बड़ा वाला रूट x2 था, छोटा वाला रूट x1 था, इसका स्क्वायर निकालता, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, रूट्स के सम का स्क्वायर -4 टाइम प्रोडक्ट ऑफ रूट, है ना। रूट्स के डिफरेंस का स्क्वायर इक्वल टू रूट्स के सम का स्क्वायर -4 टाइम प्रोडक्ट ऑफ रूट। रूट्स का डिफरेंस इज शिफ्ट विच इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ रूट्स। इसको मैंने ऐसे बोला है, कई बच्चों ने बोला भी था मुझे। सो इसको यूज कर लो तो नाउ दिस इक्वेशन बिकम्स एच स्क्वायर इक्वल टू डी स्क्वायर -4df, और यू कैन गेट f इक्वल टू डी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर अपॉन 4d। ये इक्वेशन आ जाएगी। फाइनली आपको फोकल लेंथ निकालने का फॉर्मूला भी बता दिया मैंने, काफी चीजें बीच में बताई मैंने, उसके बाद फोकल लेंथ का फॉर्मूला भी बता दिया। चलो ऋषि बिल्कुल सही, इससे भी अपन कुछ करेंगे। तो देख लीजिए सब बच्चे अच्छे से। एक मेरे पास डाउट आया देवेश का कि वाई डिस्प्लेसमेंट फॉर्मूला इज ओनली फॉर कॉन्वेक्स लेंथ। अरे कॉन्केव लेंथ
रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बनाता ही नहीं है, तो उसके लिए ऐसा हो ही नहीं सकता कि रियल ऑब्जेक्ट की इमेज स्क्रीन पे बनवा ले अपन। तो कॉन्केव लेंस के साथ ये पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा कुछ भी। ठीक है, ओके। तो ये हमने फोकल लेंथ का फॉर्मूला निकाल दिया। तो अब अगर आपको डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन पता हो और शिफ्ट ऑफ लेंथ पता हो, ये दो चीज पता हो, तो फोकल लेंथ निकाल सकते हो, है ना। तो ये डिस्प्लेसमेंट मेथड होती है। स्कूल्स में प्रैक्टिकल में भी करवाते हैं इसे कभी कभी। तो डिस्प्लेसमेंट मेथड समझना है अपन को क्या होती है। देख लो अच्छे से, यहाँ तक कोई भी डाउट हो तो बता दो। मेरे पास एक डाउट आया है, व्हाट डिड यू से अबाउट द रिवर्सिबिलिटी प्रिंसिपल इन दिस केस। ओके, तो मैंने यहाँ बताया था कि फर्स्ट केस में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और जो इमेज डिस्टेंस थी वही इंटरचेंज होके सेकंड केस में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस हो गई थी। बिकॉज इफ दिस वाज x1, दिस वाज x1 एंड दिस वाज x2, तो इन दोनों का सम तो d था, तो ये x1 है तो ये x2 होगा, और ये x2 है तो ये x1 होगा। ऑब्जेक्ट और इमेज डिस्टेंस जस्ट इंटरचेंज हो रही थी। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी की वजह से हो रहा है ऐसा। चलो वेरी गुड, है ना। तो अपन ने यहाँ पे लेंथ का फोकल लेंथ निकालने का फॉर्मूला भी निकाल लिया। अब ये अपन को क्वेश्चन में अगर डी एस वगैरह दे दिया हो तो फोकल लेंथ निकाल सकते हैं। ठीक है, कुछ छोटे छोटे से पॉइंट्स और बनते हैं यहाँ पे, बहुत सारे पॉइंट्स बनते हैं, तो छोटा पॉइंट और समझते हैं अपन यहाँ पे। ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंसेस इंटरचेंज हुई है। अगर फर्स्ट केस के मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड लिखता मैं, तो मैं लिखता इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। दूसरे केस के मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड लिखता तो लिखता इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, एंड ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस आर इंटरचेंज इन फर्स्ट एंड सेकंड केस। तो देखो दोनों का प्रोडक्ट क्या आना चाहिए मैग्निफिकेशन का। इन फर्स्ट एंड सेकंड केस प्रोडक्ट ऑफ मैग्निफिकेशन इज 1। इन फर्स्ट एंड सेकंड केस प्रोडक्ट ऑफ मैग्निफिकेशन इज 1। इसका मतलब पहली बार इमेज अगर हाफ साइज की बनी तो दूसरी बार डबल साइज की बनी, पहली बार इमेज अगर डबल साइज की तो दूसरी बार हाफ साइज की, है ना। बस एक दूसरे का इन्वर्जन होगा। लेंथ की एक सिचुएशन में इमेज 1/3 साइज की तो दूसरी में 3 टाइम साइज की होगी, है ना। ये समझ में आ रहा है अपन को। ठीक है, अच्छा इन इमेज की हाइट किसी ने मेजर कर ली, अगर इन इमेज की हाइट मेजर कर ली तो मैग्निफिकेशन इज ऑल्सो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, height of image upon height of object. So using that equation, I can get the height of object if I know the height of images in the two cases. See this, height of object is root over h1 h2. दोनों इमेज की हाइट अगर आपको पता है तो आप हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट निकाल सकते हो। आ रहा है समझ में? चलो, एक सुशांत का डाउट है मेरे पास, मैथ्स में m1 m2 इक्वल टू -1 होता है। अरे तो मैथ से वो कॉन्सेप्ट ही अलग है, वो दो परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप है और ये मैग्निफिकेशन है, यहाँ m और वो m का मतलब ही अलग है। तो फिर तुम कैसे रिलेट कर रहे हो सुशांत? गलत है। हाँ वही मतलब, मेरे को भी यही लगा। चलो कोई बात नहीं सुशांत, है ना, आगे बढ़ते। ये समझो अच्छे से कि क्या आया इक्वेशन, है ना। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज रूट h1 h2। तो अगर दोनों केस की इमेज की हाइट दे दी तो ऑब्जेक्ट की हाइट निकाल सकते हैं अपन। नाउ अभी किसी बच्चे ने मुझे बताया था, आप भी देख सकते हो, मैं अगर x1 x2 अपॉन x1 प्लस x2 निकालू क्या आएगा? आप भी देख सकते हो, बताओ क्या आएगा? फोकल लेंथ, बिल्कुल सही। दिस शुड बी इक्वल टू फोकल लेंथ, है ना, दिस शुड बी इक्वल टू फोकल लेंथ। ठीक है, अच्छा ये x1 x2 से नीचे डिवाइड कर देते हैं। नहीं, इससे कुछ बन नहीं रहा यार अपने पास, इससे कुछ बन नहीं रहा। एक काम करते हैं, जस्ट अ सेकेंड, एक काम करते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में x1 माइनस x2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में x1 माइनस x2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। x2 माइनस x1 से न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई कर दिया, और x1 प्लस x2 इंटू x2 माइनस x1 से डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब थोड़ा सा काम की चीज बनने वाली, देखो अपने पास। ठीक है, ये जो नीचे लिखा है इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आ जाएगा ये।
तो न्यूमरेटर में आ रहा है x2 माइनस x1 होल थिंग डिवाइड बाय, नीचे आ रहा है हमारे पास x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, और जो x1 x2 लिखा था वो इसके भी डिनोमिनेटर में लिख देता हूं, मैं लिख सकता हूं मैं ऐसा। ध्यान देना, मैं कुछ एक फॉर्मूला बना रहा हूँ तो इस पे ध्यान दीजिए। अभी मैं आपके डाउट से देख रहा हूँ क्योंकि फॉर्मूला बनाने पे आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो F इक्वल टू, ये तो शिफ्ट है ऊपर देखो, डिफरेंस ऑफ रूट तो शिफ्ट हो गया, और ये x1 x2 से इधर डिवाइड कर दो, तो मेरे पास आ जाएगा x2 बाय x1 माइनस x1 बाय x2। देखो डिनोमिनेटर में क्या बना है, डिनोमिनेटर में क्या बना है, ये मैग्निफिकेशन है, मैग्निफिकेशन है फर्स्ट केस वाला और वो दूसरे केस वाला, दोनों केस के मैग्निफिकेशन का डिफरेंस है। तो अगर मुझे मैग्निफिकेशन का डिफरेंस पता हो, अच्छा एक केस का मैग्निफिकेशन पता हो तो दूसरा तो निकाल ही सकता हूं मैं, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट 1 होता है मैग्नीट्यूड में। तो मुझे किसी भी एक केस का मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड पता हो, किसी भी एक केस के मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड पता हो और शिफ्ट ऑफ लेंथ पता हो, तब भी फोकल लेंथ निकाल सकते थे। समझ में आ रहा है? तो ये भी अपने पास बहुत काम का केस, बहुत काम की इक्वेशन है। चलो वेरी गुड। तो याद रखना, मैग्निफिकेशन के टर्म्स में भी अपन ने शिफ्ट को यूज करके एक फॉर्मूला बनाया, ठीक है। देखो अच्छे से, कोई भी डाउट है तो इसमें बताओ। समझ लो अच्छे से, बहुत सारी चीजें देखी अपन ने यहाँ पे। वेरी गुड। तो डिस्प्लेसमेंट मेथड में बहुत सारे चीजें बन जाती है, बहुत सारे छोटे 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 से एस्पेक्ट बन जाते हैं। एक ही एस्पेक्ट आया डिस्प्लेसमेंट मेथड से कि रियल ऑब्जेक्ट और रियल इमेज के बीच की मिनिमम डिस्टेंस 4f होती है। ये बहुत काम की चीज है ना, इसके ऊपर कई क्वेश्चन बनते हैं, और वो क्वेश्चन में जब यूज होगा तब देखेंगे, ठीक है। फिर डिस्प्लेसमेंट मेथड का जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो निकाला अपन ने, दोनों केस का मैग्निफिकेशन के बारे में बात करी, हाइट ऑफ इमेज पता हो तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बता सकते हैं, फिर मैग्निफिकेशन के टर्म्स में मैंने फोकल लेंथ का फॉर्मूला निकाल दिया। तो कई सारे यहाँ पे फॉर्मूले बन जाते हैं, और ये सब थ्योरी अगर पता हो तो क्वेश्चन बहुत आसान है, क्वेश्चन में देखते से समझ में आ जाता है कि करना क्या है अगर ये थ्योरी पता हो तो, ठीक है। तो अब इससे बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं अपन। चलो, तो ये सब अगर आपने नोट कर लिया है तो फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपन। मैं क्वेश्चन आपको डिक्टेट कर रहा हूँ, आप लिखिए और मुझे जवाब दीजिए फिर। तो नोट करिए क्वेश्चन, पहले नोट कर लीजिए, फिर मैं देता हूँ क्वेश्चन आपको। चलो क्वेश्चन लिखिए, फिर नोट करिए क्वेश्चन। To find length of a very delicate to find length of a very delicate item, we are using displacement method. To find length of a very delicate item, we are using displacement method. Image length in two cases is 4 mm and 9 mm. Image length in two cases is 4 mm and 9 mm. Image length in two cases
is 4 mm and 9 mm. What is the length of object? Image length in two cases is 4 mm and 9 mm. What is the length of object? चलो काफी बच्चों के हमारे पास जवाब भी आ गए हैं, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अथर्व, ईशान वेरी गुड, प्रीति वेरी गुड, मोहित बढ़िया, रोहित वेरी गुड, तनीषा वेरी गुड, राशि वेरी गुड। चलो काफी बच्चों के रिप्लाई आ रहे हैं मेरे पास। मृणाल, उत्कर्ष, पुष्कर वेरी गुड। चलो तो ऑलमोस्ट सभी बच्चे समझ रहे हैं कि करना क्या था, है ना। तो ये फॉर्मूला लगाना है बेसिकली, दोनों केस की जो इमेज की लेंथ है वो आपको पता है, तो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो तो आप ऑब्जेक्ट की हाइट निकाल सकते हो। इमेज की लेंथ फर्स्ट केस की 4 mm, दूसरे की 9 mm, तो 6 mm आ जाएगा। तो बिना ऑब्जेक्ट को टच करे उसकी इमेजेस की लेंथ मेजर करके हम हाइट निकाल सकते हैं उसकी। तो बहुत डेलिकेट जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, जिनको टच करने से भी खराब हो सकते हैं, जिसके आसपास स्केल भी नहीं लगा सकते अपन, तो मत लगाओ उनके आसपास स्केल, ये डिस्पर्सन मेथड यूज कर लो और ऐसे काम करवा लो, ऐसा भी कर सकते थे अपन। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। हेलो सर। हाँ बोलिए अर्णव। सर मेरा डाउट है सर, ये पिछले वाले फॉर्मूले में, हाँ सर अगर उसमें M2 ग्रेटर देन M1 हुआ तो फोकस नेगेटिव आ जाएगा। अरे हम M1 ग्रेटर देन M2 लेंगे ना, हम ऐसा थोड़ी करेंगे फोकस नेगेटिव। हम बड़ा वाला मैग्निफिकेशन पहले रखेंगे, छोटा वाला बाद में रखेंगे। मतलब सर मॉड लगाना पड़ेगा। मॉड लगा लो, सही है, ठीक है। देखो फिजिक्स में कई बार चीजें अंडरस्टूड सी रहती है, तब हम कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहे हैं तो चीजें अंडरस्टूड सी है कि भाई नीचे अपन फोकल लेंथ पॉजिटिव लाएंगे तो मॉड लगा लेना, है ना। मतलब फिजिक्स में क्योंकि मैथ्स नहीं है ना, मैथ्स थोड़ा जनरलाइज होता है, फिजिक्स थोड़ा स्पेसिफिक होता है, तो चीजों के स्पेसिफिक फॉर्मूले है तो थोड़ा बहुत अपन उसके हिसाब से चला लेते हैं। चलो अगला क्वेश्चन। A convex lens is placed between object and a screen. A convex lens is placed between object and a screen. A convex lens is placed between object and a screen, which are fixed at some distance apart. A convex lens is placed between object and a screen, which are fixed at some distance apart. For two positions of lens separated by 40 centimeter, for two positions of lens separated by 40 centimeter, image is on the screen. For two position of lens separated by 40 centimeter, image is on the screen, and in one case 4 times magnified, For two positions of lens, image is on the screen, and in one case 4 times magnified. What is the focal length of the lens used? What is the focal length of the lens used? तो वेरी गुड, जवाब भी आने लग गया इतनी जल्दी मेरे पास। वेरी गुड सुहानी, सही है आपका आंसर। और सोहम थोड़ा सा सही करो, जल्दबाजी में गलत दे दिया आपका आंसर। अथर्व देखते हैं अपन। अर्णव गलत है, स्वस्ति गलत है, ठीक है अथर्व। ईशान वेरी गुड, सही है। सुशांत थोड़ा सा गलत है। रचित वेरी गुड। अर्णव सही है। तो हम थोड़ा सा गलत है, नहीं आपने 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके, ठीक है सही है आपका। तो हम सही है, प्रखर सही है। चलो काफी बच्चों का सही रिप्लाई आ रहा है मेरे पास। अब की बार मैंने ये वाला फॉर्मूला यूज करने के लिए दे दिया आपको। एक केस का मैग्निफिकेशन 4, तो दूसरे केस का ऑफकोर्स 1/4 होगा। 4 - 1/4 इट विल बी 16 - 1 दैट इज 15/4, तो 4 ऊपर गया
4 इंटू शिफ्ट मैंने कितना 40 बोला था, तो 40 इंटू 4 160/15, 160/15 मतलब 32/3, 32/3 फाइनल आंसर आ जाएगा, 32/3 सेंटीमीटर। ठीक है, वेरी गुड, मैक्सिमम बच्चों के जवाब बिल्कुल सही आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर हो गया 32/3। यहाँ पे बस डाटा सब्स्टिट्यूट करना था, m1 is 4 तो m2 1/4 ले लेना, डिस्प्लेसमेंट 40 दिया है, सॉल्व करोगे 32/3, बिल्कुल सही। चलो 10.67 बिल्कुल सही अथर्व, और बेटर आपका आंसर है 10.67। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द डिस्प्लेसमेंट मेथड the distance between object and screen is 70 centimeter. In the displacement method, the distance between object and screen is 70 centimeter. Distance between object and screen is 70 centimeter. And the focal length of the lens is 16 centimeter. And the focal length of lens is 16 centimeter. 16 centimeter. Find the separation of the two positions of lens. Find the separation of the two position of lens. Find the separation of the two position of lens. चलो, और आपको आंसर पॉइंट के 1 डिजिट तक डेसिमल में देना है। करिए, रिपीट कर देता हूं मैं इसको। In the displacement method, the distance between object and screen is 70 centimeter, and the focal length of the lens is 16 centimeter. ठीक है, you need to find the distance between the two positions of the lens. An answer needs to be in decimal and after one digit after decimal, 1 digit तक चलेगा। ये अब ऋषि बिल्कुल सही, वेरी गुड सुहानी, टाइटनिंग फास्ट। अथर्व पॉइंट के 1 डिजिट तक देना है, 70 दिया है चिन्मय, 70। ऋषि वेरी गुड, मुकुल गलत है, पॉइंट के 1 डिजिट गलत है आपका, बहुत तेजी से आंसर आ रहा है। अथर्व का सही है, ईशान का गलत है, स्पर्श का गलत है। पॉइंट का 1 डिजिट तक देना है, तो अब थोड़ा सा एक्यूरेसी देखो यार, छोटी छोटी गलतियां कर रहे हो। स्वस्ति गलत है, अथर्व थोड़ा सा अभी मिस्टेक है, पुष्कर थोड़ी मिस्टेक है पॉइंट के डिजिट में, रिया बिल्कुल सही। चलो, अर्णव गलत है, चिन्मय गलत है, धर्म पाटिल 20.4 में, ठीक है 20.5 आंसर है एग्जैक्ट, 20.5 पॉइंट के 1 डिजिट में अगर अप्रोक्सीमेट करेंगे, एक्चुअली 20.49 आ रहा है, 20.5 हो जाएगा वो, अप्रोक्सीमेट करेंगे पॉइंट के 1 डिजिट तक तो। ठीक है, बिल्कुल सही, √420 टाइप कुछ बन रहा है इसका आंसर, बिल्कुल सही। चलो, तो हमने डिस्प्लेसमेंट मेथड पढ़ी और उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं, है ना। कुछ 1-2 क्वेश्चन मैंने आपको शुरू में भी दिए थे। हेलो सर। हाँ बोलिए। सर ये सब कॉन्केव मिरर को भी चल जाएगा ना? डिस्प्लेसमेंट मेथड कॉन्केव मिरर में नहीं लगा सकते, क्योंकि उसमें सर, वो ऑब्जेक्ट आगे भी- एक ही तरफ होते हैं, सिर्फ लेंस के लिए चलाते हैं इसको, डिस्प्लेसमेंट मेथड को, ओनली फॉर लेंस। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन, लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें पूछ रहा है दो इमेज बनाने का कोई रीजन है क्या? भाई डिस्प्लेसमेंट मेथड में ऐसा करते हैं, तो ऐसा करते हैं। और स्पर्श पूछ रहा है कॉन्केव से हम बिहाइंड मिरर रियल इमेज कैसे बनाएंगे? नहीं, कॉन्केव में रियल मिरर इमेज के आगे आती ना, पीछे थोड़ी आती, यही तो प्रॉब्लम है उसमें, तो उसमें डिस्प्लेसमेंट मेथड यूज होती ही नहीं है, वही जवाब मैंने भी दिया। ठीक है,
चलो लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। फोकल लेंथ of a plano-convex lens made up of glass is 20 centimeter. Focal length of a plano-convex lens made up of glass is 20 centimeter. Glass का म्यू 1.5 होता है, मैंने डाटा भी लिख दिया है. Focal length of a plano-convex lens made up of a glass is 20 centimeter. The radius of aperture of lens is 3 centimeter. The radius of aperture of lens is 3 centimeter. The radius of aperture of lens is 3 centimeter. Radius of aperture of lens is 3 centimeter. Find the thickness of lens in middle. Find the thickness of lens in middle. समझिए क्वेश्चन क्या दिया है और करिए। प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, उसकी फोकल लेंथ दी दी है, उसका मटेरियल का म्यू दे दिया है, उसका अपर्चर का रेडियस भी दे दिया है। आपसे पूछा है लेंस की मिडिल में थिकनेस क्या होगी, बताओ। करिए। अच्छे से समझिए क्वेश्चन क्या दिया है और करिए जल्दी से। Sir, can you once again tell the question because connection was disrupted? Okay, क्वेश्चन ये है कि there is a plano-convex lens. There is a plano-convex lens which is a focal length of 20 centimeter. The lens is made up of a glass, mu 1.5. The radius of aperture of lens is 3 centimeter. 3 centimeter उसकी aperture की radius है। आपको लेंस की मिडिल में थिकनेस क्या होगी बताना है। वाह, हसनैन का जवाब भी आ गया। चलो चेक करते हैं अपन। तो इसका जो आंसर होना चाहिए था, मैं देखता हूँ मेरे पास क्या लिखा हुआ है। ये हसनैन नहीं बेटा, गलत है यार आपका। थोड़ा सा वापस करो हसनैन, गलती हो गई तो क्या हुआ, कुछ मिस्टेक हो गई, कैलकुलेशन वगैरह चेक करो फिर से। रेडियस ऑफ अपर्चर मतलब क्या? अच्छा, 10 माइनस रूट समथिंग कुछ बता रहे बच्चे। देखते तो हम, देखिए लेंस को सामने से देखेंगे तो लेंस ऐसा सर्कुलर जैसा दिखता है और ये होती है रेडियस ऑफ अपर्चर। दिस इज रेडियस ऑफ अपर्चर विच इज गिवन एज 3 सेंटीमीटर। वी नॉर्मली ड्रॉ क्रॉस सेक्शन व्यू ऑफ लेंस। लेंस को ऐसा कट करो और साइड से देखो तो क्या दिखेगा, वो हम ड्रॉ करते हैं नॉर्मली। तो वो इस क्वेश्चन में बोला है कि लेंस प्लेनो कॉन्वेक्स है, सो इट विल बी लाइक दिस, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, अब इसकी सरफेस की रेडियस, मेरे पास एक आंसर दिख रहा है, सही है, बिल्कुल सही सोहम, वेरी गुड। इसकी सरफेस की जो रेडियस है वो ढूंढी जा सकती है। मान लीजिए कर्व सरफेस जो है, इस लेंस की जो कर्व सरफेस है उसकी रेडियस आप ढूंढ सकते हो फोकल लेंस से, है ना।
फोकल लेंथ अगर 20 है तो इस प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस के केस में वो 2r आ जाती है व्हेन म्यू इज 1.5, ये अपन ने करा था लास्ट क्लास में। तो यहाँ से रेडियस आपको मिलेगी 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 10 है, और ये अपर्चर की जो रेडियस है वो आपको क्वेश्चन में दे रखी है 3 सेंटीमीटर। तो आप थिकनेस निकालने के लिए नाउ यू कैन टेक डिफरेंस ऑफ दिस रेडियस एंड दिस डिस्टेंस। ये जो डिस्टेंस होगी यहाँ से यहाँ तक की, इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय पाइथागोरस थ्योरम। ये पाइथागोरस से निकाल लो तो आप थिकनेस निकाल सकते हो। आ रहा है समझ में? तो हम बिल्कुल सही, असीम थोड़ा सा गलत है, सुहानी ठीक है, वेरी गुड। चलो समझा बच्चों ने कि क्या कर रहे हैं अपन यहाँ पे? समझिए। सबसे पहले तो पूछा क्या था मैंने लेंस की बीच में से थिकनेस पूछी थी, तो वो कैसे करेंगे? लेंस का अपर्चर दिया है अपन को, अपर्चर की रेडियस दी है, तो उससे दिमाग लगाना था अपन को। चलो, तो मेरे पास चिन्मय का भी आंसर आ गया है, वेरी गुड। क्रिश, कोई डाउट? कैन यू आस्क स्पेसिफिकली क्या दिक्कत है आपको? क्रिश, रेडियस ऑफ लेंस गिवन है ना? रेडियस ऑफ लेंस पता है आपको, तो आपको ये डिस्टेंस पता है, आपको इसकी कर्व सरफेस की रेडियस निकालते आती है यूजिंग फोकल लेंथ। कर्व सरफेस की रेडियस निकाल सकते हो। सो यू नो दिस डिस्टेंस, यू नो दिस डिस्टेंस, यू कैन कैलकुलेट दिस बाय पाइथागोरस थ्योरम हियर, यू कैन कैलकुलेट दिस, देन यू कैन गेट थिकनेस। ठीक है? अब मैंने कैसे करना है ये हिंट दिया आपको, अब आप करो। इसका जो आंसर आ रहा है वो मेरे पास ऐसा कुछ लिखा हुआ है 10 माइनस रूट 91, सो इट इज नियरली 0.46 सेंटीमीटर। करीब ये आंसर है मेरे पास, अप्रॉक्स। इट इज वेरी क्लोज टू आंसर 0.46। समझ में आया अच्छे से? सभी बच्चे देख लीजिए, कहीं कुछ डाउट हो तो अभी भी पूछ सकते हो आप। ओके, सभी बच्चे मुझे यस बोल रहे हैं, वेरी गुड। तो अपन एक थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन करा लेंस का, और भी टाइप के क्वेश्चंस करेंगे अब अपन। आज हमने वेलोसिटी के रिलेशन वगैरह भी निकाले थे, सब चीज करी है, मैंने ग्राफ भी बताया आपको, पर मैंने आपको v और u और 1/v 1/u का ग्राफ बताया। मैग्निफिकेशन जो बाकी है तो आपके लिए होमवर्क, आपका होमवर्क है आपको लेंस के लिए मैग्निफिकेशन को u के साथ प्लॉट करना है एंड मैग्निफिकेशन को v के साथ प्लॉट करना है। ये दो ग्राफ आपको बनाना है ना, ये आपके लिए होमवर्क है ना, तो ये करके लाइएगा। और मॉड्यूल कहाँ तक कर ले? लेंस के 2 बिगिनर बॉक्स मिलेंगे आपको मॉड्यूल में, दोनों बिगिनर बॉक्स हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्लास में लेंस के बिगिनर बॉक्स पहले डिस्कस कर लेंगे अपन। एक क्वेश्चन, एक टाइप का क्वेश्चन है वो बचा है, वो अपन अगली क्लास में पहले कुछ 1-2 क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाद फिर बिगिनर बॉक्स डिस्कस करेंगे लेंस के, तो फिर लेंस की पावर वगैरह ये सब पढ़ना बचा है ना, तो इतनी चीजें बची है अपनी। ठीक है? और मॉड्यूल डिस्कशन का क्या ये बताया मैंने, मॉड्यूल डिस्कशन का कि नेक्स्ट क्लास में ये करेंगे अपन, है ना। तो थोड़े बहुत लेंस के क्वेश्चंस करना बचे हैं वो करेंगे, फिर मॉड्यूल में बिगिनर बॉक्स डिस्कस करेंगे लेंस के। 2 बिगिनर बॉक्स से 3 बिगिनर बॉक्स से टोटल, उसमें से 2 हो जाएंगे, है ना। चलो, और प्रभांशु बिल्कुल सही। और कई बच्चे बोल रहे हैं पहले के बिगिनर बॉक्स भी डाउट है उन्हें। अच्छा, तो पहले के बिगिनर बॉक्स अब देखो बाकी बच्चों का डिस्कस हो चुका है पहले के बिगिनर बॉक्स, है ना। तो अगर सबको कॉमन डाउट पूछे तो वो पूछ लेना, पहले के बिगिनर बॉक्स में कुछ डाउट हो तो पूछ लेना। अदरवाइज फिर एक क्लास अपन थोड़ी सी अलग कर लेंगे बिगिनर बॉक्स डिस्कशन के लिए, है ना। जैसे कई बच्चों का आप में से प्रिज्म हो चुका है, तो जिनका प्रिज्म हो चुका है एक दिन प्रिज्म सबका नहीं हुआ है ना, कई बच्चों का प्रिज्म बाकी है। नहीं हुआ है ना, कई बच्चों का प्रिज्म नहीं हुआ, तो जिन बच्चों का प्रिज्म हुआ है वो देख लेंगे अपन। चलो, सोहम बहुत इंटरेस्टिंग चीज लिखी आपने, तो सोहम आपको करना चाहिए, मॉड्यूल सबको करना चाहिए, है ना। मॉड्यूल सब करिएगा, मॉड्यूल के जो डाउट है वो डिस्कस करेंगे, और सॉल्यूशन शायद आपको पहले भेजे हुए मॉड्यूल के, तो सॉल्यूशन देख लेना जब तक, है ना, मैं डिस्कस नहीं करा रहा जब तक, सॉल्यूशन देख लेना। ठीक है, चलो।
सॉल्यूशन मिले ना आपको बिगनर बॉक्स के? नहीं मिले? कुछ बच्चे हाँ कुछ नहीं बोल रहे। नो वाले अपनी बैच का नाम लिख दो बस एक बार, नो वाले अपनी बैच का नाम लिख दो। ठीक है, TP13M मैं आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है, चलिए बस 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 TP13M वालों को सेंड करवा दूंगा। ठीक है, बाय सबको, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर अपन। टेक केयर, गुड डे।